बारे में पता चला हुआ है, इस कॉइल के इंडक्टेंस के बारे में पता चल चुका है। अब कॉइल के में जो इंडक्टेंस आया है उसके बारे में अगर पता चल चुका है तो क्या कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब उस कॉइल के इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या फिर जो फ्लक्स आया है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा फैराडे के लॉ का मदद लेना होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे का लॉ क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या होता है कि जैसे मान लो दो मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, दो मैग्नेट रखा हुआ है, एक नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या होती है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। अब अगर इसमें कोई एक हम कंडक्टर रख देते हैं, अगर इसमें कोई एक कंडक्टर रख देते हैं और उस कंडक्टर को हम n स्पीड से किसी तरफ घुमाते हैं, उस कंडक्टर को n आरपीएम की स्पीड से किसी तरफ घुमाते हैं, तो अगर कंडक्टर मूव कर रहा होगा, जैसे दो मैग्नेट रखा हुआ है उसके बीच में क्या कर दिए, उसके बीच में हम कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, तो जानते हैं जैसे दो मैग्नेट रखे हो तो उसके सेंटर पे क्या होगा, उसके सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर सब मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट मतलब फ्लक्स का अमाउंट सेंटर पे सबसे ज्यादा है तो कंडक्टर जब ऊपर जा रहा होगा सेंटर से तब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा उसके लिए कम, फिर उसके बाद जब फिर नीचे आ रहा होगा फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा होगा, फिर नीचे जा रहा होगा मैग्नेट की एक्सिस से अगर फिर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उसमें फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है, फिर से कम हो जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज क्या बोला था उन्होंने कि किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। मतलब फैराडे के अकॉर्डिंग जो पहला लॉ था वो क्या था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस तरीके से करा सकते हैं, दो तरीके से करा सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें देखो अगर मान लो ये परमानेंट मैग्नेट होता, परमानेंट मैग्नेट होता तो इसका मतलब क्या है, इसका जो फ्लक्स का वैल्यू है, जो फ्लक्स का वैल्यू है क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं। परमानेंट मैग्नेट में फ्लक्स का क्वांटिटी क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कराना होगा तभी इस कंडक्टर में ईएमएफ इंडक्शन होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कराने के लिए या तो कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव कराओ या फिर मैग्नेट को ऊपर नीचे मूव कराओ, मतलब दोनों में से किसी एक को मूव कराना होगा, मतलब दोनों में से किसी एक के बीच का क्या होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड होना चाहिए। अगर वो प्रोवाइड कर दिए तुम तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, तो पहला इनका दूसरा जो लॉ है वो है इफ ए कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स then an EMF is induced on it which is called as dynamically induced EMF, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है इसी में दूसरा लॉ है जिसको हम फैराडे का तीसरा लॉ बोलेंगे, वो है कि अगर एक कोई फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी कॉइल को, अगर कोई एक फ्लक्स कॉइल को लिंक कर रहा है और वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो इस मैग्नेट की जगह, इस परमानेंट मैग्नेट की जगह एक कोई ऐसा मैग्नेट लगाए हैं जिसमें फ्लक्स टाइम के साथ खुद ही चेंज हो रहा है, तो कंडक्टर को या फिर फ्लक्स को मूव कराने का जरूरत
नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइम के साथ खुद ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पहले से प्रेजेंट है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पहले से प्रेजेंट है तो कंडक्टर को बस फ्लक्स के प्रेजेंस में ला दो तो कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। अगर कंडक्टर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया है तो क्या ईएमएफ इंडक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आज पता चली, ये पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तुम कहीं से ला दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कराने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे इफ फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल इज, इफ फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल इज varies as function of time, then an EMF will be induced on it, which is called as स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये स्टैटिकली और डायनेमिकली वर्ड क्यों यूज किए हुए हैं, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों वर्ड यूज किए हुए हैं, इसको अभी हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो यहां पे क्या कराना पड़ रहा है हमें, पहले केस में हमें कंडक्टर को कट कराना पड़ रहा है। कट करने का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर एन स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एन स्पीड से मूव कर रहा है या फिर दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड प्रेजेंट है, इस वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है। रिलेटिव स्पीड है तो इसका मतलब क्या, डायनेमिक मोशन है, मोशन है। अगर मोशन है तो हम क्या बोलेंगे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है कंडक्टर पे वो क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है कॉइल को। फ्लक्स अगर लिंक कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स ही टाइम के साथ चेंज कर रहा है। फ्लक्स वेरीज एज फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हमें कोई भी रिलेटिव मोशन करा के फ्लक्स को चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपने आप प्रेजेंट है। तो इसमें क्या तुम्हें डायनेमिक मोशन कराने की जरूरत है, नहीं। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर्स में यूज किया जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन डीसी मशीन्स में, सिंक्रोनस मशीन्स में क्या किया जाता है, इसमें जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई उपयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे हम फील्ड वाइंडिंग किस तरह से यूज करते हैं, या फिर जो फ्लक्स होता है वो कौन सा फ्लक्स होता है, वो हमेशा टाइम इनवेरिंग फ्लक्स मतलब डीसी फ्लक्स होता है। मतलब परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कितने टाइप का होगा, तो कॉइल में जैसा करंट दोगे, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि करंट का नेचर जैसा होगा वैसा फ्लक्स का नेचर होगा। अब सोचो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में एसी करंट दे रहे हो तो फ्लक्स क्या होगा, उसमें एसी होगा जैसा कि ट्रांसफार्मर में। और अगर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में डीसी करंट दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डीसी होगा, जैसे कि डीसी मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स के फील्ड वाइंडिंग्स को। ठीक है, तो चलो इसके बाद फैराडे के लॉ के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक कॉइल था, जो हम कॉइल यहाँ पे लिए हुए थे, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में, अब मान लेते हैं कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस माइनस ई है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस माइनस ई है और फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स इसका साई है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर और कॉइल इज E इज इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी। यहां पे E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी साई बाई डी टी। तो चलो सबसे पहले साई इज इक्वल्स टू एन इंटू फाई रखते हैं।
अगर साइज इक्वल्स टू n इंटू फाइव रखेंगे तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी एन इंटू फाइव। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, मतलब n इंटू डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डी आई बाई डी टी और डी और डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे डी और डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या इससे इक्वेशंस में फर्क पड़ेगा, नहीं, इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू डी फाइव बाई डी आई, एक डी आई को इस तरफ लेके आते हैं, इंटू डी आई बाई डी टी। अगर ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू इस एन डी फाइव बाई डी आई हम देखे थे कि L इज इक्वल्स टू क्या था, L इज इक्वल्स टू था एन फाइव बाई आई। मतलब जैसे जैसे तुम करंट में चेंज करोगे वैसे वैसे किस में चेंज होगा, क्या वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे करंट में चेंज करोगे वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एन डी फाइव बाई डी आई की जगह क्या लिख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इनटू डी आई बाई डी टी। तो क्या हम इतना लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब कुछ चीजें और क्या, इंडक्टर के बारे में कुछ चीजें और, जैसे सबसे पहले इंडक्टर acts as short circuit with DC source under steady state condition। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन में जब स्विच ऑपरेट हो चुका है उसके 3-4 सेकंड बाद, मतलब जब हमारा डिवाइस जो है वो इंडक्टर जो है, कॉइल डिवाइस इंडक्टर जो कि क्या कर रहा है, काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब वो स्टेबल ऑपरेशन, स्टेबल पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। अच्छा ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में डीसी सोर्स के साथ जो इंडक्टर होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो अच्छा डीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डीसी सोर्स का मतलब क्या हुआ, डीसी सोर्स का मतलब हुआ कि जिसमें वोल्टेज टाइम के साथ क्या हो, वोल्टेज टाइम के साथ कांस्टेंट हो। वोल्टेज टाइम के साथ कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि टाइम कितना भी चेंज हो रहा हो लेकिन वोल्टेज का वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। चलो ठीक है, अगर वोल्टेज का वैल्यू फिक्स है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड, जैसे वोल्टेज अप्लाई किए तो क्लोज सर्किट है तो क्या फ्लो होगा, क्या करंट फ्लो होगा, बिल्कुल। तो वोल्टेज अप्लाई किए तो क्लोज सर्किट है, करंट आएगा। अगर करंट आया है तो क्या फ्लक्स आएगा, मतलब इसका क्या हुआ कि जैसा वोल्टेज का नेचर होगा वैसा करंट का वैसा ही क्या होगा, फ्लक्स होगा। चलो ठीक है, एसी से क्या समझे, एसी से हम ये समझे कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट, और करंट है तो फ्लक्स, वो क्या होगा, क्या वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो ये एसी है, ये क्या है, डीसी है। अब चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, या फिर चलो बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बारे में। अब बताओ कि किसी भी डीसी में रेट ऑफ चेंज होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू टाइम के साथ क्या है, फिक्स है। टाइम के साथ फिक्स है तो क्या टाइम के साथ चेंज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी में dv बाई डी टी, डी आई बाई डी टी और डी फाइव बाई डी टी हमेशा क्या होगा, और डी फाइव बाई डी टी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्या एसी में ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। एसी में हमेशा dv बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एसी हमेशा टाइम के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम, डीसी को हम बोलते हैं
टाइम इनवेरिंग मतलब टाइम के साथ चेंज ना होना। AC को क्या बोलते हैं? टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो चलो इसमें जो बोला जा रहा है कि DC सोर्स के साथ स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। कैसे? चलो वेरीफाई करते हैं। हम जानते हैं इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? LdI/dt होता है। अब DC सोर्स के बारे में अगर बात कर रहे हो तो DC सोर्स के साथ di/dt क्या हो जाएगा? DC सोर्स के साथ di/dt जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF क्या हो गया? जीरो। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोल सकते हो कि वो एक शॉर्ट सर्किट है। वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो ऐसे ही इंडक्टर का दूसरा क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंडक्टर does not allow sudden change in करंट। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं सडन का मतलब क्या हुआ? अचानक से। अचानक से का मतलब क्या हुआ? dt इज इक्वल्स टू, अचानक से का मतलब क्या हुआ? dt इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि टाइम डिफरेंस सडन, अचानक का मतलब टाइम डिफरेंस जीरो। टाइम डिफरेंस जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि चलो E इज इक्वल्स टू LdI/dt से फिर देखते हैं। E इज इक्वल्स टू LdI/dt से देखेंगे, अगर dt जीरो हो रहा है तो di/dt क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब सडन चेंज इन करंट कराने के लिए हमें क्या कराना होगा? इनफाइनाइट वोल्टेज अप्लाई करना होगा। क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। इसलिए इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल कॉइल के बारे में। डबल कॉइल के बारे में, जैसे डबल कॉइल होता क्या है। ठीक है, तो चलो डबल कॉइल के बारे में देखते हैं। डबल कॉइल का मतलब हुआ कि अभी तक हम एक सिंगल कॉइल लेके घूम रहे थे। ठीक है, अब उस सिंगल कॉइल की जगह हम क्या ले लिए हैं? एक डबल कॉइल। डबल कॉइल ले लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉइल में करंट जा रहा है। अब मान लेते हैं इस कॉइल में करंट क्या जा रहा है? मान लेते हैं इस कॉइल में करंट I1 जा रहा है और इस कॉइल में करंट क्या जा रहा है? इस कॉइल में करंट मान लेते हैं I2 जा रहा है। अगर किसी कॉइल में करंट जा रहा है तो क्या होगा? तो इस कॉइल में अगर करंट जा रहा है तो मान लेते हैं फ्लक्स होगा। ठीक है, बिल्कुल फ्लक्स होगा। ऐसे ही इस कॉइल में भी करंट जा रहा है तो मान लेते हैं क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लेते हैं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लेते हैं। चलो अभी सबसे पहले मान के चलते हैं कि इन दोनों में से किसमें करंट जा रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इन दोनों में से अभी केवल कॉइल 1 में करंट जा रहा है। जा दोनों में रहा है, लेकिन मान के ऐसा इसलिए चल रहे हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि अगर कॉइल 1 में करंट जा रहा है तो उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा? वो सेकंड कॉइल को कट करेगा। अब कॉइल 1 के में करंट के कारण जो कॉइल 2 में फ्लक्स का कटिंग हो रहा है तो उससे क्या होगा? EMF इंडक्शन होगा। अगर EMF इंडक्शन होगा तो कितना होगा? तो उसका असर देखेंगे, मतलब पहले कॉइल का दूसरे पे असर देखेंगे। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में क्या लेके चलेंगे कि दूसरे कॉइल में जो करंट जा रहा है उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो पहली कॉइल को कट करेगा तो उसमें भी EMF इंड्यूस होगा। वो EMF इंड्यूस कितना होगा या दूसरे कॉइल का पहली कॉइल पे असर क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले केस 1 मान के चलते हैं। केस 1 में देखेंगे हम कि अगर कॉइल 1 में करंट जा रहा है तो कॉइल दूसरे पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कॉइल दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 है। अब अगर कॉइल 1 में करंट I1 जा रहा है तो उसके कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? क्या इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, घुमावदार करंट है, करंट अगर घुमावदार है तो फ्लक्स कैसा होगा? क्या फ्लक्स थंब का डायरेक्शन बताएगा? थंब फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा। मतलब फ्लक्स कैसा होगा? इसमें
क्या इसमें फ्लक्स सीधा होगा, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, क्या फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, मतलब फ्लक्स अपना पाथ क्या करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही फ्लक्स पूरे पाथ में बिखरा रहेगा, मतलब कुछ फ्लक्स इसको कट कर रहा है और कुछ फ्लक्स क्या कर रहा है, एयर के थ्रू पास हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, चलो ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, मतलब φ1 जो फ्लक्स जाएगा वो दो तरीके से जाएगा, एक एयर में जा रहा होगा और एक दूसरे कॉइल को कट कर रहा होगा। एयर में जो फ्लक्स जा रहा है उसको हम मान लेते हैं φ11 है, जो कि दूसरे को लिंक नहीं कर रहा है, और जो कॉइल दो को कट कर रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं φ12, मतलब पहले के कारण फ्लक्स जो दूसरे को कट कर रहा है, तो φ12, ठीक है। चलो यहां पे φ11 को हम क्या बोलेंगे, φ11 को हम बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। लीकेज टर्म क्यों नाम दे रहे हैं, लीकेज फ्लक्स मतलब क्या हुआ, अनयूजफुल फ्लक्स, मतलब जिसका कोई काम नहीं आ रहा है। काम आने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का काम कब आएगा, जब वो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ करा रहा होगा। क्यों, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने का मतलब ही यही है कि ईएमएफ इंडक्शन के बारे में पढ़ना। ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है तो वो मशीन काम करेगी, ईएमएफ इंडक्शन नहीं हो रहा है तो वो मशीन काम नहीं करेगी। तो इसलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ इंडक्शन के बारे में। उसके लिए क्या करना होगा, फ्लक्स को कंसीडर करना होगा। तो पहले कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल को अगर कट कर रहा है तभी ईएमएफ इंडक्शन होगा, और जो फ्लक्स कट कर ही नहीं रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो केवल एनर्जी वेस्ट कर रहा होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स। टंकी से पानी आ रहा है तो जो पानी सप्लाई के दौरान अगर मान लो पाइप फटा हुआ कहीं से है, तो क्या उस पानी को तुम यूज कर पा रहे हो, नहीं, उस पानी को नहीं यूज कर पा रहे हो तो उसको तुम क्या टर्म नाम देते हो, लीकेज नाम देते हो ना। और जो टैप से तुम वाटर ले लेते हो वो यूजफुल वाटर होता है, मतलब उसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम लिंकेज फ्लक्स, ठीक है। तो दूसरा जो φ12 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज या फिर यूजफुल फ्लक्स, जो हमारे काम आएगा। यूजफुल क्यों, क्योंकि ईएमएफ इंडक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस हुआ वो क्या क्या हुआ, वो φ11 हुआ प्लस क्या हुआ, φ12 हुआ, ठीक है। ये सब चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, ये सब चीजें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ कॉइल पे डिपेंड करती है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बस कॉइल कितना दूर और कितना पास में है। अगर कॉइल ज्यादा से ज्यादा पास में होगा एक दूसरे को, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पहले कॉइल का दूसरे को कट कर रहा होगा, मतलब यूजफुल फ्लक्स या लिंकेज फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना दूर होगा उतना ही लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, एयर के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में लिखना चाहे तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो बताएगा कि यूजफुल फ्लक्स कितना है, किसमें से, यूजफुल फ्लक्स हमें बताना है कि टोटल फ्लक्स में से यूजफुल फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स में से यूजफुल फ्लक्स कितना है। जैसे अगर पहले कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम लिखना चाहें, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, के से डिनोट करेंगे। तो K1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यूजफुल फ्लक्स कितना, तो किसमें से, टोटल फ्लक्स में। टोटल फ्लक्स कितना है, φ1 है, इसमें से यूजफुल कितना है, φ12 यूजफुल है, समझ गए। तो K1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, φ12 डिवाइडेड बाई φ1, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं φ12 इज इक्वल्स टू K1 इंटू φ1, जिसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ऐसे ही अगर हम φ21 लिखना चाहें, φ21 क्या है, तो दूसरे कॉइल के कारण, दूसरे कॉइल के कारण मतलब कि जैसे दूसरे कॉइल में जो करंट I2 जा रहा होगा उसके कारण जो फ्लक्स φ2 आएगा वो पहले कॉइल को कट करेगा, जिसमें से φ22 भी होगा और φ21 होगा, लेकिन लिंक कौन सा कर रहा होगा, φ21 लिंक करेगा। φ21 लिंक करेगा तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस फ्लक्स को हम
लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम φ21 इज इक्वल्स टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, K2 इंटू φ2 लिखेंगे, जिसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहला हम लिखेंगे इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1। कॉइल 1 में करंट फ्लो होने के कारण जो कॉइल 2 का इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा, तो E2 होगा, E2 होगा, ठीक है। किसमें होगा, क्या पहले के नंबर ऑफ टर्न्स में होगा कि दूसरे के, तो दूसरे कॉइल के बारे में बात हो रहा है तो मतलब दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स में होना चाहिए, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू N इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, चलो ठीक है। तो दूसरे का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इनटू किस फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा होगा या फिर किस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, तो जिसके कारण करंट आ रहा है। करंट कहाँ किस में आ रहा है, पहले कॉइल में, मतलब हम क्या लिखेंगे, डी फाई 1,2 के कारण, लिंकेज फ्लक्स के कारण हमेशा होगा, तो क्या लिखेंगे, डी फाई 1,2 डिवाइडेड बाई डी टी, चलो ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह लिखना चाहें E2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लिखना चाहें N2 इंटू डी फाई 1,2 डिवाइडेड बाई डी टी इंटू, अब बताओ करंट किस में फ्लो हो रहा है, पहली कॉइल में। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हम यहाँ इंडक्टेंस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे डी आई इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी के बाद डी आई से डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन किए थे तो कोई इक्वेशन में असर नहीं पड़ रहा था। वैसे ही अगर हम इस दूसरे कॉइल में जो करंट हमें निकालना है, सॉरी जो दूसरे कॉइल में ईएमएफ निकालना है उसके बारे में पता करेंगे, तो अगर हम यहाँ डी आई वन से मल्टीप्लीकेशन और डी आई वन से डिवीजन करेंगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं N2 इंटू डी फाई 1,2 डिवाइडेड बाई इस डी आई वन से इसमें और इंटू डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी, तो क्या इतना लिख सकते हैं हम, चलो ठीक है। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 डी फाई 1,2 डिवाइड बाई डी आई वन इंटू डी आई वन बाई डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो N2 इंटू डी फाई 1,2 डिवाइडेड बाई डी आई वन है ये क्या है, इंडक्टेंस होगा ये, क्योंकि E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी आई या L इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई क्या होता है, हमेशा इंडक्टेंस होता है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस है वहां पे तो वो खुद के कॉइल के कारण होता है, खुद के कॉइल का मतलब ये हुआ कि कॉइल में जो करंट जा रहा है खुद की करंट के कारण वो फ्लक्स आ रहा है, खुद की करंट के कारण वो उसका इंडक्टेंस है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस है, चलो ठीक है। लेकिन इसमें तो कॉइल 1 में करंट जा रहा है और उसका असर दूसरे कॉइल पे देख रहा हो, मतलब ये किसके इंडक्टेंस के कारण हो रहा है, तो ये पहले वाले कॉइल के इंडक्टेंस के कारण हो रहा है। इसलिए अगर पहले वाले कॉइल का असर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू M, E2 इज इक्वल्स टू M12 इंटू डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे हमें ये E2 इज इक्वल्स टू निकल गया। अब बताओ तो M12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे देख के बताओ M12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, N2 इंटू डी फाई 1,2 डिवाइडेड बाई डी आई वन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरे कॉइल में करंट के कारण पहले कॉइल पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उसके बारे में बात करना चाहें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो E1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, M21 इंटू करंट किस में जा रहा है, दूसरे में, तो di2 बाई dt ये लिखेंगे।
चलो ठीक है, यहाँ पे M21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो M21 इज इक्वल्स टू क्या होगा, N1 इंटू d∅21 डिवाइडेड बाई di2 होगा, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे थे N2 इंटू d∅12 डिवाइडेड बाई di1। तो ऐसा ही हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अब अगर इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 किया जाए तो क्या होगा, तो चलो देख लेते हैं। M12 इंटू M21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा N1 इंटू d∅12 डिवाइडेड बाई di1 इंटू N2 इंटू d∅21 डिवाइडेड बाई di2 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मदद लेते हैं। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान लेते हैं, क्योंकि 1 एंड 2 हम मान चुके हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, पुट इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो अगर इक्वेशन 3rd और 4th पुट करेंगे तो M12 इंटू M21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू d बाई di1। 512 की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे K1 इंटू 5:1, फिर उसके बाद N2 इंटू d बाई di2। 5:2 की जगह क्या लिखेंगे, 5:21 की जगह K2 इंटू 5:2। अब अगर यहाँ पे N1 इंटू K1 और K2 को बाहर ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं K1 इंटू K2 इंटू N1 d∅1 डिवाइडेड बाई di1 इंटू N2 इंटू d∅2 डिवाइडेड बाई di2। ठीक है, यहाँ पे अगर M12 इज इक्वल्स टू M21 और K1 इज इक्वल्स टू K2, मतलब दोनों कॉइल एक दूसरे से समान दूरी पे हो और उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अगर सेम हो तो क्या होगा, मतलब एक दूसरे पे असर भी क्या हो, सेम हो। तो क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिख सकते हैं M और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं K। तो M स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, M इंटू M। K1 K2 की जगह क्या लिखेंगे, K स्क्वायर इंटू N1 d∅1 डिवाइडेड बाई di1 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम L1 लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, L1। N∅ बाई I क्या होता है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल होता है। ठीक है, वैसे ही N∅ बाई I N2∅2 बाई I2 क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे L2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल M होगा वो M इज इक्वल्स टू क्या होगा, M इज इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 इंटू L2 होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहाँ पे M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.